हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो साइक्लोट्रॉन पर आधारित है। साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जीज। यानी कि इस मशीन का उपयोग करके हम चार्ज पार्टिकल्स को बहुत हाई वेलोसिटीज तक एनर्जाइज करते हैं, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी तक एनर्जाइज करते हैं और उसके बाद हम दूसरे पार्टिकल से उनको बोmbard कराते हैं। कई बार हम दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी इसे बोmbard कराते हैं या मेटल्स पे बोmbard करा के हम अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। अब आपको ये सीखना है कि ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम इस मशीन के कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो हेमिस्फेरिकल चैम्बर्स D1 और D2 दिए हुए हैं। ब्लू कलर से इन मेटेलिक चैम्बर्स को हमने ड्रॉ करा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेटेलिक चैम्बर्स हैं। इन मेटेलिक चैम्बर्स के अलावा आपको अपनी स्क्रीन पर अलग-अलग सिंबल्स भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो डॉट सिंबल है बच्चों, ये किस बात का प्रतीक है? ये हमें ये दर्शाता है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अस फ्रॉम द प्लेन। दूसरा जो कंपोनेंट है जिसकी हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है बच्चों, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये जो दो हेमिस्फेरिकल मेटेलिक चैम्बर्स हैं, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग होती है। ये जो स्पेसिंग होती है बच्चों, सिर्फ इसी स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मेटेलिक बॉडी के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट का मेटेलिक स्फीयर के अंदर जो चार्ज का मूवमेंट है, उस पे कोई असर नहीं पड़ता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द स्पेस बिटवीन द डीज। हम इन्हें डी भी बुलाते हैं क्योंकि इसका डी की तरह स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो ये डी की तरह दिखाई देता है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इनको डीज बुलाएंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इट्स साइन इन ट्यून विद द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि हम जब भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज कराना चाहें, यानी एक हाफ चैम्बर से दूसरे हाफ चैम्बर, एक D1 से D2 उसे पास कराना है या D2 से D1 पास कराना है, तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। क्योंकि ऐसा करने पे जैसे ही D2 के एज पे कोई चार्ज पार्टिकल आता है, दैट विल फील इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इट विल फील इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अल्टीमेटली इट विल एक्सेलरेट। और एक्सेलरेट करने के बाद वो एक हेमिस्फेरिकल चैम्बर से दूसरे चैम्बर में वो जंप कर जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का पर्पस है। इसके कंस्ट्रक्शन को समझने के बाद आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जब भी किसी डी में किसी चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी वेक्टर एंड हेंस a centripetal force is provided because of interaction of charged particle and magnetic field. So as a result of that, inside the D's, charge moves in circular shape. Its radius increases in the space in between D's due to electric field. मतलब जब भी एक चार्ज पार्टिकल फर्स्ट डी से सेकेंड डी में जाता है, उसका रेडियस बढ़ जाता है। उसका कारण ये है बच्चों कि जैसे हमने इस पॉइंट से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ application of this external magnetic field which is directed outwards the plane of paper, ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा और जैसे ही ये वापस से डी की बाउंड्री में जाएगा, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इन ट्यून विद द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमें पता है कि वाइल डाउनवर्ड मोशन D1 से D2 चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, तो हम उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, अगर हम इसे एक्सेलरेट करेंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी एंड हेंस इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो वो इस पाथ में मूव करने की बजाय जंप कर जाएगा दूसरे डी में और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो रोटेशन का रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ में उसे घूमना है दूसरे डी में,
वो रेडियस भी बढ़ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट से D2 से D1 जब भी हमें पार्टिकल को जंप कराना होगा, तो हम एग्जैक्टली उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसा कि फिगर में दे रखा है उसका जस्ट उल्टा। यानी कि हमें एक कंप्लीट रोटेशन में एक बार हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अल्टर करना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है, आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा और सर्कुलर पाथ में तब्दील हो गया इसका मोशन। और फिर ये वापस से जब डी क्रॉस करेगा बच्चों, यहाँ पे ये डी क्रॉस करा और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करा, तो बच्चों इस रीजन में, जो डी के बाहर वाला रीजन है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो हायर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगे। तो इस एनिमेशन से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल डीज के इनसाइड मूव करता है, और जैसे ही वो डीज के बाहर निकलता है, वो एक लीनियर पाथ अटेन करता है, और उस लीनियर पाथ में बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल, इट गेन सम काइनेटिक एनर्जी, और इस वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ने के कारण वो फिर एक हायर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। The important point is the whole assembly is evacuated to minimize the collision of ions and air. अब बच्चों ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे अरेंजमेंट में हम किसी भी तरह की गैस, किसी भी तरह की एयर को अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी गैस होगी उसमें उसके खुद के पार्टिकल्स होंगे, और उन पार्टिकल से हमारा चार्ज पार्टिकल कोलाइड कर जाएगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। जो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें शायद ना मिले। सो दैट इज़ व्हाई द एंटायर असेंबली इज इवैक्यूएटेड। तो ये पूरा वैक्यूम में होता है सिस्टम। नाउ द पॉइंट पी इज द सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। As its velocity is perpendicular to magnetic field, it will move along a circular path. But the electric field present between the D's accelerate the charges. This increase in radius periodically forming spiral shape. इसका मतलब ये है बच्चों, हर एक हाफ रोटेशन में उसका रेडियस बढ़ता जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन में उसने दो बार काइनेटिक एनर्जी गेन करी बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दो बार उसका रेडियस बढ़ा। तो कंटिन्यूसली वो जितने चक्कर काटते जाएगा उतना ही उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली ये एक स्पाइरल टाइप का शेप बनेगा। इसके पूरे मोशन का जो पाथ है, अगर हम उसे प्लॉट करें तो हमें एक स्पाइरल मिलेगा, और इस तरीके से ये अल्टीमेटली डीज की बाउंड्री तक पहुंच जाता है। सो एज द आयंस अराइव एट द D2, the D1 is at low potential, thereby accelerating the charges. यानी कि जैसे ही वो एक डी की बाउंड्री पे जाता है, D2 की बाउंड्री पे जाता है, हमने D1 का पोटेंशियल लो कर देना है, जिससे आपका पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। एंड एज द आयंस अराइव एट D1, the D2 is at low potential, thereby accelerating the charges. यानी vice versa is true when another half of the motion takes place. सो अल्टीमेटली हमारा ये कंक्लूजन है इसमें, द मोमेंट देयर एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू द रेडियस ऑफ डी, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड लीव द सिस्टम वाया एग्जिट स्लिट। यानी कि जैसे ही, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला याद करें बच्चों, आर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, यानी कि वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा आपके चार्ज पार्टिकल का, एंड अल्टीमेटली उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ेगा। और ऐसा हम तब तक अलाउ करेंगे जब तक आपके चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस डीज के रेडियस के बराबर ना हो जाए। जैसा ही होगा ऐसा, इस सिचुएशन को हम अटेन करेंगे, द चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड लीव द सिस्टम वाया एग्जिट स्लिट। वो एग्जिट स्लिट के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, हर बार चक्कर लगाता है, दो बार काइनेटिक एनर्जी गेन करता है चार्ज पार्टिकल, तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसके पास कितनी सारी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होगी।
सो सर्कुलर मोशन तो हमने पढ़ा ही है बच्चों, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो एक सर्कुलर पाथ अटेन करता है। यहाँ पर भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, एंड न्यू सी इज द क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, दिस इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज वी। ये बच्चों मैथमेटिकल एनालिसिस है, ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज करेगी। इस एनिमेशन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा। ये D1 की बाउंड्री पे चार्ज पार्टिकल है, इसने वेलोसिटी गेन करी, दूसरे डी में गया, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है बच्चों, तब तक जब तक हमारे चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस डी के रेडियस के बराबर ना हो जाए। जब भी हम ये सिचुएशन अटेन करते हैं, अचीव करते हैं, वी अलाउ द पार्टिकल टू एग्जिट थ्रू द एग्जिट स्लिट ऑफ द डीज। So the frequency of applied voltage nu A is so adjusted that it gets reversed in the same time as the time taken by the charge to complete half revolution। क्योंकि हमें एक कंडीशन याद रखनी चाहिए बच्चों, कंडीशन ये है बच्चों, यहाँ पे जो सिंबल दिख रहे हैं आपको, ये वेलोसिटी के सिंबल नहीं है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, ये उसके सिंबल है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। सो मैंने आपको बताया था एक कंप्लीट रोटेशन में हमने एक बार अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलैरिटी चेंज करना होता है, एक बार उसका डायरेक्शन चेंज करना होता है। तो अगर मैं बोलूँ एन रोटेशंस में कितने बार करना होगा, तो वो भी होगा एन टाइम्स आपको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो बेसिकली अल्टीमेटली रिक्वायर्ड कंडीशन तो यही निकली कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ही आपके अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कि जितने आपके रोटेशंस पर सेकंड हो रहे हैं, उतने ही टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। सो ये कंडीशन जो है जब हम अचीव करते हैं, इसे हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। So these are the conclusions of cyclotron. Cyclotron was invented in 1934 by E.O. Lawrence and M.S. Livingston. It is used to accelerate charged particles to high energies. एंड इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बच्चों, वो आप याद रखेंगे, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड और द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये हमने सर्कुलर मोशन पढ़ते वक्त पढ़ा होगा। Cyclotron uses both electric and magnetic field to increase the speed of charged particle। अब ये कुछ एरियाज है जहाँ पे हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं, like to produce radioactive substances which can be used in treatment and diagnosis, to implant ions into solids and modify their properties or even synthesize new materials, bombard nuclei with energetic particles accelerated by cyclotron to study nuclear reactions। तो बच्चे जहाँ कहीं भी हमको चार्ज पार्टिकल कोलाइड कराना होगा, वहाँ कहीं भी हम साइक्लोट्रॉन यूज कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है। सो साइक्लोट्रॉन के बारे में काफी लंबा चैप्टर हो गया, काफी सारी बातें हमने सीख ली, अब कंसेप्ट्स को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। A cyclotron oscillator frequency is 15 megahertz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons if the radius of the Ds is 0.8 meter? What is the kinetic energy of proton beam produced by the accelerator? मैं 1 मिनट का समय देता हूँ आपको, आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं। पहले प्रॉब्लम को विजुलाइज करने की कोशिश करिए, सेकंड जो भी रेलेवेंट फॉर्मूले हैं आप वो लिखिए, गिवन डेटा लिखिए, और फिर सॉल्व करिए। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। बच्चों आप सबको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो उसी फॉर्मूले से हमने बी के लिए फॉर्मूला निकाला है 2 पाई एम मल्टीप्लाइड बाय न्यू, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप उसकी वैल्यू रखेंगे, तो सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है b इज इक्वल टू 0.98 टेस्ला।
आपकी स्क्रीन पर आपको ये कुछ पैटर्न्स, स्पेशल पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के पैटर्न्स आसमान में क्यों बनते हैं? बच्चों, जब भी सनरेज़ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट करती हैं, वो हिट करती हैं सोलर वेव्स के फॉर्म में, सोलर हीट वेव्स के फॉर्म में। जब बहुत ज़्यादा हीट हमारे एयर के पार्टिकल्स को हिट करती है, वो उन्हें आयनाइज़ कर देती है और वो पार्टिकल्स, अब चूँकि वो आयनाइज़ हो गए हैं, तो उससे चार्ज पार्टिकल्स डेवलप होंगे और वो चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, तो हमें इस तरह के कलरफुल पैटर्न्स दिखाई पड़ते हैं।